आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग। क्या बोले, गुड इवनिंग बोल लेते हैं। वैसे मैं थोड़ी देर पहले सो के उठा हूँ, सो फॉर मी इट्स गुड मॉर्निंग एज वेल। कल रात को नींद कम हुई थी, बहुत कम हुई, तो दिन में मौका मिला तो हमने कहा सो जाते हैं थोड़ा सा। ऑल राइट, सो ऑफ लेट आई हैव स्टार्टेड ट्रैकिंग माई स्लीप, so I'm interested a lot in metabolism. Ultimately all you have is the body. Okay, so अभी मैं थोड़ा सा जब से मैंने जिम जाना शुरू किया, ऐसा होता है मेरे ख्याल से सबके साथ ठीक, when you start going gym you get more serious about health. So अभी मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस कि मैं नींद कितने घंटे ले रहा हूँ। एक समय मेरी नींद एक साल का एवरेज गया था 3.5 घंटे। सो फिर मैंने एवरेज लेना बंद कर दिया। मैं कहा ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है ठीक। सो फिर बट मैंने उस पर काफ़ी इम्प्रूव किया है और अभी वही मॉनिटर करता हूँ स्लीप वगैरह की कैसा है क्या है। हाँ जी, चले। ये कौन है विराज लड़का? सर जी मूड नहीं है क्या? ये क्या होता है? हैं, पढ़ने का मूड नहीं क्या तुम्हारा? फिर क्लास में क्यों आए? तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी देखनी चाहिए थी। सर प्लीज टेल मी व्हेन न्यू चैप्टर विल स्टार्ट। एचएम जी, आप रोज क्लास फॉलो नहीं करते हो इसलिए आपको पता नहीं चलता है। यस और नो? तो अभी हमने जो रोज फॉलो करते हैं उनको पता होगा। ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया, फिर आपकी डिमांड थी कि सिंप्लीफिकेशन की 2 क्लासेस लगभग बाकी थी, वो करा दो, तो वो करा रहे हैं। उसके बाद आपका ज्योमेट्री शुरू हो जाएगा, नया टॉपिक। हाँ जी विराज जी, क्लास में आप रोज नहीं आ रहे हो, मैं वही बोल रहा हूँ ना। जो रोज कनेक्टेड है उन्हें आइडिया है ना इस चीज का क्या चल रहा है क्लास में। आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी है, इसलिए मिस हो रहा है आपसे। डेली हो तो फिर आपने कल लास्ट क्लास के बारे में सुना ही नहीं, फिर लास्ट में नहीं थे ना आप विराज। मैं बता चुका हूँ ये चीज यार, ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में यार। 80 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन, पहले इसको फिनिश करेंगे, फिर नए टॉपिक को मूव करेंगे। यही हमारा समझौता हुआ था, ठीक है। हाँ, वो फिर ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, वो करेंगे, फिर ज्योमेट्री पे कूदेंगे। ज्योमेट्री एक लंबा सफर है तो उसके पहले जो ये छोटी छोटी चीजें इनको निपटा लिया जाए, फिर उस सफर में कूदते हैं। हाँ जी, चलें शुरू करें क्लास। 45 सवाल नहीं हुआ था? आप लोगों ने बताया था कि 45 हो गए हैं। 44। उसको अच्छे से करना जियो को। अरे भैया सब अच्छे से ही करते हैं हम। जब आप कहते हो उसको अच्छे से करना, इसका मतलब हमने बाकी चीजें खराब करी हैं क्या? इतना बढ़िया से किया है सब कुछ, सारे चैप्टर गंभीरता से, अच्छे से। व्हेन यू प्रेज समथिंग मेक श्योर कि वो बाकी चैप्टर्स पे ना उल्टा ना हो जाए चलो 45 सवाल करते हैं। के की वैल्यू निकालनी है मुझे। बहुत सिंपल सवाल है, रेशनलाइज करना है और इसमें थोड़ी घबराहट भी होगी आपको, क्योंकि के की वैल्यू आपकी आएगी -12 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √5 माइनस √3। अब देखो यार, इसको ना रेशनलाइज करना है। हाँ जी, जिस तरह से ऑप्शन है के की वैल्यू सब कुछ न्यूमरेटर में है, तो मुझे किसी भी तरह से इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। अब रेशनलाइज करने के पहले अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के रेशनलाइज किया जाए, मस्ट बी गुड। यस, तो करो जरा। मतलब अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो किसी में √2 प्लस √5 प्लस √3 है, √5 2 प्लस √5 माइनस √3, 2 प्लस √5, √2 प्लस √5 प्लस √3, और ऐसे करके तिकड़मबाजी दी हुई है। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि कुल मिला के करना तो रेशनलाइज ही है, उसके आगे की जो कहानी है वो देखेंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करें रेशनलाइज करने के लिए? आप कहोगे सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो यही समझा रहा है कि इसको √2 प्लस √5 प्लस √3 से मल्टीप्लाई किया जाए। क्यों? क्योंकि ये जो -3 है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, इस हिस्से को इकट्ठा a मान लेते हैं और इस हिस्से को b मान लेते हैं, तो ये a माइनस बी हुआ एक तरह से। हमने a प्लस बी से गुणा कर दिया। तो k की वैल्यू अगर आप गौर से देखेंगे तो ये बनेगी -12 बटे, सबसे पहले नीचे आ जाओ, √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर करेंगे, √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर करेंगे, और यहां -√3 का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ऊपर जो है वो तो सेम कहानी रहेगी, √2 प्लस √5 प्लस √3। ठीक है, डिनोमिनेटर देखना आप गौर से, ये 5 और 2 7 बन जाएगा खोलोगे जब।
7 प्लस 2 रूट। अच्छा, सारे लोग से एक रिक्वेस्ट है यार, अभी क्लास में हो आप, क्लास में पहले जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। ये बहुत बड़ा जीवन का भटकाव है कि जो चल रहा होता है उस पर ध्यान ही नहीं होता है। अभी वर्तमान में रहो। बाकी सवालों का जवाब क्लास के अंत में लिया जा सकता है, ठीक है, हम ही दे देंगे, खुद ही बता देंगे तुमको, लेकिन अभी पढ़ लीजिए प्लीज। -12 × √2 + √5 + √3। आप कहोगे ये जो मान है ये -12 इंटू जो √2 + √5 + √3 ऊपर बना, डिवाइडेड बाई जो ये वैल्यू है 4 + 2 √10 बनेगी, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये 2 + √10 बन जाएगी। अब एक स्टेप का रेशनलाइजेशन मुझे और करना पड़ेगा। ये जो 2 + √10 है इसको भी तो हटाना पड़ेगा, 2 से काटोगे यहाँ 6 आ जाएगा। तो ऊपर मैं क्या करूंगा, 2 - √10 से ऊपर नीचे गुणा करूंगा। तो 2 - √10 से मैंने ऊपर गुणा किया और 2 - √10 से अगर नीचे गुणा किया तो 2 दूनी 4 -10 बन जाएगा। ये -6 के बराबर इससे कट जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो साफ साफ कहां दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो यहां हमने क्या किया है, रेशनलाइजेशन किया है 2 टाइम्स, 2 बार हमने रेशनलाइजेशन किया है। कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार अगर हमने रेशनलाइजेशन किया है तो हमें आंसर यहां पर आ गया। तो पहले स्टेप का रेशनलाइजेशन क्लास 9th में आप रेशनलाइजेशन पढ़ते हो, √2 + √5 - √3 जो नीचे दिया था, तो मैंने √2 + √5 + √3 से ऊपर नीचे गुणा किया। हमारे लिए ये ए है और ये बी है एक तरह से, तो a - b और a + b का इस्तेमाल करके a² - b² नीचे हुआ और ऊपर भी आपका इसी प्रकार से सॉल्व हो गया और आपका आंसर आपने देख लिया क्या आ गया, ठीक है, आंसर आपका बी आ गया, √2 + √5 + √3 इंटू 2 - √10। सही, सभी को क्लियर है चीज? यस बोलिए अगर क्लियर है, तो नहीं है तो नो बोलिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 46 यानी 46वां सवाल देखते हैं। ये जो 50 × 10 के लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। ये 50 × 10 की पावर के है, 50 × 10 की पावर के है। आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन क्या दिया है, a³ + b³ बटे, यहां पर a² नहीं है, बल्कि अगर आप इंटरेस्टिंगली देखो तो ये a/10 है, ये भी a/10 है। यस और नो? यस। तो ये इसेंशियली a/10 का होल स्क्वायर है। ये जो वैल्यू है ये इधर जाके आपका b/10 का होल स्क्वायर है। और यहां जो माइनस में वैल्यू है ये काफी इंटरेस्टिंग है। प्रोडक्ट आप देखोगे तो ये a/10 × b/10 बनेगा, तो ये a × b/100 हो गया एक तरह से। तो अगर आप देखें तो 100 ऐसे इनकी वजह से ऊपर चला जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 100 × a + b। देखिए मैंने एक चीज चेक नहीं कराई है कि ये प्रोडक्ट वाकई में दिस इंटू दिस है, बट आपको पता है होगा यही, वरना कटेगा कैसे। बट फिर भी अगर आपको चेक करना है तो कर लो। 25.3 इंटू 24.7, ये आपका 25 में 0.3 एक्स्ट्रा है और ये 25 में आपका 0.3 कम है। 25 × 25 होता है 625, माइनस 0.3 को 0.3 से गुणा करेंगे 0.09 आएगा, तो ये वैल्यू आपकी हो गई 624.91। वही लिखा हुआ है, देखो मैंने वेरीफाई भी करा दिया आपको। तो ये आपका a/10 × b/10 हो गया, तो ये ऐसा आ गया। ये वैल्यू कितनी आ गई, 100 × a + b, और 100 × a + b क्या हो गया, 100, a की वैल्यू मेरी है 253 और b की वैल्यू है 247, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 500 × 100। इसको मैं बोल सकता हूँ 50 × 10 का पावर 4 या 3 बनेगा, क्योंकि 50 आपने अलग कर दिया। अब यही वैल्यू अगर 50 × 10 की पावर k के बराबर है तो k की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 3 के बराबर हो गया। 3 आपका आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई और कितने लोगों को मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आई? कितने लोग चाहते हैं कि सर कोई ऐसा तरीका बताओ कि बस धड़ाम से उत्तर लगा दें, इतना सोचना ही ना पड़े? है कोई जानना चाहता है? बता सकता हूं मैं, रिपीट नहीं करूंगा मैं, ये रिपीट करने वाला सवाल ही नहीं है। अगर आप लेट आए हैं तो बात अलग है, बोलिए कि लेट आए हैं, या आप क्लास के बीच में कहीं और खो गए थे, कोई कारण होगा समझ में ना आने का, ठीक है। अब मैं आता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं। सो दूसरा तरीका जो है इस सवाल को करने का है वो कुछ ऐसा है कि देखो आपको यहां उत्तर वैसे 10 की पावर में खोजना है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके भी निकल जाएगा। वी हैव टू फाइंड ऑर्डर ऑफ माई आंसर। भाई के अगर 3 आया तो मतलब क्या है, मामला 50,000 का है। के अगर 4 है तो मामला 5 लाख का है। यानी हर एक ऑप्शन की वजह से एक्चुअल आंसर में गैप बहुत ज्यादा है। ये 3 उत्तर होने का मतलब क्या है पता है आपको, 50,000 उत्तर है। 4 उत्तर होने का मतलब 5 लाख है। 2 उत्तर होने का मतलब 5,000 है। और -3 उत्तर होने का मतलब क्या है, ये 50/1000 है। दैट मीन्स हर एक आंसर बहुत दूर दूर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बोले कि ये 250 है, 250 का क्यूब,
दोनों को 250 मान सकते हैं, आसपास ही तो है। तो 2 इंटू 250 क्यूब बन जाएगा। नीचे ये 25 इंटू 25 मान लेते हैं, इससे कट जाएगा लगभग। नीचे क्या बचेगा आपका? आपका बचेगा 25 का स्क्वायर। अगर आप इसको काटने जाओगे, गौर से देखना, तो ये वैल्यू बनेगी 2 इंटू एक 250 अलग हो जाएगा, और जो 250 का स्क्वायर है वो 25 के स्क्वायर से कट के 10 का स्क्वायर छोड़ देगा। आपकी वैल्यू यहां से बन जाएगी 25 दुना 50 इंटू 10 की पावर 3। आंसर आ जाती है। अगर मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी तो फिर से पूछ लेना, समझा दूंगा। देखिए मैंने क्या बोला, मेरे को ऑर्डर ऑफ माई आंसर पता करना है। अब मैं वही सोच रहा हूं कि कितना अप्रोक्सीमेशन का स्कोप है। काफी है। अप्रोक्सीमेशन का स्कोप काफी इसलिए है क्योंकि उत्तर 3 और 4 होने का मतलब ये नहीं कि उसमें आंसर में 1 का अंतर है। अगर आप एक्सप्रेशन की वैल्यू देखेंगे तो 3 और 4 में 50,000 से 5 लाख, मतलब 10 गुने का अंतर है। तो अगर मैं कोई माइनर अप्रोक्सीमेशन करूं, इंश्योरिंग कि मेरा आंसर 10 टाइम्स ना हो जाए, तो इट इज राइट। अगर आपने 250 को 253 को 250 ले लिया, तो क्या आपका आंसर जो है 10 गुना का फर्क को नलीफाई कर पाएगा? नहीं, इट्स ओके, उतना ही लगभग आएगा। 253 को 250 मान लिया, 247 को 250 मान लिया, 25.3 को भी 25 मान लिया, 24.7 को भी 25 मान लिया, और 624.91 को भी 25 मान लिया। इससे आपके आंसर के मैग्नीट्यूड में जो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि 50,000 5 लाख हो जाएगा, 5,50,000 हो जाएगा, या 5,50,000 हो जाएगा। नॉट लाइक दैट। जो आंसर उसी के आसपास गिरेंगे। समझ में आया कि नहीं? यस, होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो द आंसर इज सिंपली गोइंग टू बी 3 ईयर। क्या तरीका अच्छा लगा? यस, ये सब आपको मेरी क्लास में ही मिलेगा। सो ये है आपका अप्रोक्सीमेशन। ये कला है अप्रोक्सीमेशन करने की, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ कैलकुलेशन। ओके, तो इसको भी समझना। बाकी ट्रेडिशनल प्रोसेस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए 47वां सवाल देखते हैं। काफी जटिल सा प्रश्न दिख रहा है। एक बच्चे को बोला गया कि आप इसकी वैल्यू निकाल दो। किसकी? इसकी वैल्यू निकाल दो। उसका आंसर ये आया, जो कि गलत है, क्योंकि बोल रहा है ना कि उसके आंसर में और सही आंसर में अंतर बता दो। हमें लगा उसने निकाल ही दिए, पूछेगा बताओ उत्तर क्या है, हम भी वही लगा देंगे। चतुर है सवाल सेट करने वाला। कह रहे नहीं 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 नहीं, ये तो उसने निकाला, ये गलत है। जो सही हो तुम निकालो, फिर सही और गलत का अंतर निकालो। ठीक है, करो भैया, मेहनत करो और इसको सॉल्व करो। आपको पता है सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे यार। बॉड मास होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को करेंगे, बाकी जो भी ये करेंगे। तो 9 9 81 और 4 कितना हो गया? 85/9। यहाँ लिखिए 85/9 डिवाइडेड बाई, ये ऑफ जरा सुलटा लेते हैं यार, 33 एक 34, ये 34/3 है ना, तो ये 34/18 हो जाएगा, जो कि 17/9 बनेगा। राइट, 17/9 बन जाएगा। देन हम प्लस में जाएंगे, ये वैल्यू है 3 एकदम 3 4/3, और ये 9/5 है, तो 3/5 बन जाएगा एक तरह से। 3/5/3/5, जिस गौर से देख लेना इसको मैंने क्या किया। 3 एकदम 3 4/3 है, और ये 9/5 है। 4/3 इंटू 9/5 डिवाइडेड बाय, गलत लिखा सॉरी, ये 12/5 है। 12/5/3/5 ऐसा इंटू आए, ये 6 दूनी 12 एक 13/6 है, तो इसको मैंने लिखा 13/6 ऑफ 2/3 को ऐसे लिख दो, डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, 8/9 हो जाएगा सीधा। यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, 2 3 6, तो ये वैल्यू आपकी 13/9 हो गई। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी हो गई, ये 85/9/17/9, 17/5 5 बन जाएगा। 3/5 12/5 को काटेगा 4 बनेगा सीधे सीधे, और ये इंटू में गए तो ये 13/9 है, ये 13/9 है, डिवाइडेड बाई हमारा ये वैल्यू 8/9 है। सो 13 चौके 52/9, तो ये वैल्यू है 5 + 52/9 इंटू, इस डिवीजन को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो 9/8 बनेगा। ये 9 से 9 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 13 चौके 52, 2 पंचे 10, 23/2 आपका ये वैल्यू आया। तो ये करेक्ट आंसर है। अब करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर का अंतर निकालना है। तो जो इनकरेक्ट आंसर है यह है 77/4, और जो करेक्ट आंसर है वो 23/2 है, जिसको मैं 46/4 लिख सकता हूं। तो अंतर निकालेंगे तो 7 में 6 गया 1, 7 में 4 गया 3, 31/4 हो गया। 4 7 28, 3 31/4, यानी ए आंसर आपका करेक्ट है। तो इस सवाल को करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, बट धैर्य बहुत ज्यादा चाहिए। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, करना वही है जो क्लास 5th का बच्चा करेगा बोर्ड मास में। धैर्य चाहिए, पेशेंस, है ना। यू नीड पेशेंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन में 3 ब्रैकेट हो और बार भी हो साथ में,
देखिए बार का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, मैं ये बता चुका हूँ, विंकलम बार की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है। तो पहले बार को सॉल्व करना होगा, देन ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। अगर ब्रैकेट कहीं और है, बार कहीं और है, तो बार की प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है विंकलम। याद है आपको ये या नहीं? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बार ब्रैकेट के अंदर था। देखिए बार सबसे पहले सॉल्व होगा, वो ब्रैकेट के अंदर हो बाहर हो, पहले आपको बार को प्रायोरिटी देनी है। अगर बार के भीतर बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं तो आप उन ब्रैकेट्स को उसके बाद सॉल्व करोगे। यू हैव टू रिजॉल्व द बार फर्स्ट। ठीक है, तो कहीं सवाल आएगा तो बात करेंगे उसके बारे में। ऑल्दो इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया जहां तक मुझे याद है। इसका वैल्यू बताना है कितना है, तो भैया सॉल्व करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे आउट। ये देखो 5 से काटेंगे तो ये 5 ग्रेहियम बनेगा, 11 7 77 माइनस 7 70 हो गया, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 17.35 प्लस 70, 77 माइनस 7। डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये 6 7 42 बनेगा, तो ये 7 इंटू 8.35 है, माइनस ये वैल्यू क्या है 5 दूनी 10 माइनस 3, 7/15 है ये, 7/15, 3×5 = 15 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये बेसिकली 3/7 इंटू 7/15 हुआ, 7 से 7 कटा 1/5 हो गया ये। तो ये वैल्यू 1/5 हो गई, प्लस ये 8 दाम 80 है क्योंकि ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 29.1 बन जाएगा ये। दैट्स व्हाट द होल गेम इज। अब आप कहोगे 70 और 17 कितना हो गया 87.35। नीचे देखो 7 8 56 बनेगा, और 35 को मुझे 7 से गुणा करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं 7 5 35, 7 तारीख 21 और 3 24, 7 8 56, 2 58, माइनस 0.2 है प्लस 29.1 है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 87.55 माइनस 0.2, which is 87.35, and if I just cancel out the answer is 1। ठीक है, ऑल्दो इतना मेहनत मैं तो नहीं करूंगा इस सवाल में, आप करो, मेरे को नहीं करना है तो मेहनत, मैं तो लगभग अनुमान लगा लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो दिख रहा है ना साफ साफ 87 है लगभग। नीचे देखो ये 30 के आसपास है, इसको तो छोड़ ही दो बकवास। 7 8 56, 56 और 30 86 के आसपास नीचे दिख रहा है आपको। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, यार आंसर अगर नीचे का दुगना हो तो 2 होगा, 3 गुना हो तो 3 होगा, 4 गुना हो तो 4 होगा ना। ये तुम्हें आसपास ही दिख रहा है ना, तो एक के अलावा क्या ही उत्तर हो जाएगा। यूज योर कॉमन सेंस ना, विच इज नॉट सो कॉमन। भाई डिनोमिनेटर का जब तक न्यूमरेटर में दुगना नहीं दिखेगा तब तक 2 कहां से आ जाएगा, 3 गुना नहीं दिखेगा 3 कहां से आ जाएगा, 4 गुना नहीं दिखेगा 4 कहां से आ जाएगा। तो जहां आपको देख के ये अनुमान लग रहा है 7 8 56 और 30 86, यानी डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट न्यूमरेटर के बराबर है, तो एक ही आ सकता है, वो बराबर होंगे, एग्जैक्ट वन ही आना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। आपको इस दिए गए एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, 0.74, 1.23, 0.13 अपॉन कुछ 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 दिया हुआ है। नीचे का एक्सप्रेशन काफी एक्साइटिंग लग रहा है मुझे, बिकॉज ये मामला कुछ a³ प्लस b³ प्लस माइनस c का होल क्यूब टाइप का मुझे दिख रहा है। अगर मैं 8 को अंदर ले जाऊं तो ये क्या बनेगा जरा देखो, 0.37 का होल क्यूब प्लस 0.41 का होल क्यूब, जो प्लस माइनस बाहर है इसको अंदर ले जाते हैं, 8 को अंदर ले जाएंगे क्यूब में तो 2 बनेगा, तो ये 0.78 बनेगा। अब तुरंत आंसर लगा दो सी, सॉल्व ही नहीं करना आपको, पूछो क्यों? क्योंकि अगर a प्लस बी प्लस सी शून्य हो जाते हैं तो a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होता है आपका 3abc के बराबर होता है। यहां पर तुम्हारा c नेगेटिव है, a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, c नेगेटिव है, तो जब वैल्यूज आप रखोगे तो ये माइनस में आएगा, जो भी होगा आंसर ये माइनस में आएगा। ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है, तो आंसर तो माइनस में आएगा ना, सी करेक्ट होगा कि आपका आंसर नेगेटिव है। अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो सी ही हो सकता है, बिना सॉल्व किए हम बोल सकते हैं। आपको के साथ 2 आंसर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो सॉल्व करना पड़ता। कैसे देखो, आप कहोगे कि ये वैल्यू हमारी है 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13 डिवाइडेड बाई, ये क्या बनेगा आपका, वही बन जाएगा 3 इंटू 0.37 इंटू 0.41 इंटू 0.78। वो माइनस मैंने इसका पहले निकाल दिया, काट लो। 37 दूना 74 हो गया, दशमलव दोनों में एक ही जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 41 3 123 है, दशमलव दोनों में एक जगह है, तो 3 गुना हो गया सीधे सीधे। ये 13 6 78 बनेगा, ये 6 से आपका 6 कट जाएगा, आपका आंसर आ गया -1/3। तो बुद्धि को ताक पे रख के मत जाओ, बुद्धि साथ में लेके जाओ, कॉमन सेंस साथ में लेके जाओ, ताकि जब भी कभी इस तरह के ऑप्शंस मिले कि भैया आंसर सिर्फ नेगेटिव है, इससे काम चल रहा है तो लगा दो। ठीक है, जैसे यहाँ चल रहा है, क्योंकि एक ही नेगेटिव है 3 पॉजिटिव है। अगर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव होते तो कुछ नहीं कर पाते, तो सॉल्व कर लेते बैठ के, है ना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो बोलो नहीं आया, आया तो बोलो आया।
आ गया, वेरी गुड। चलो 50वां सवाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू बड़ी सी दी है, वाई की वैल्यू बड़ी सी दी है, मुझसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई पूछा जा रहा है, जो कि बहुत सीधा साधा आसान आसान सा दिख रहा है। इसका मतलब एक्स सिंप्लीफाई होगा, वाई भी सिंप्लीफाई होगा, और तभी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई निकलेगा। तो इनके सिंप्लीफिकेशन में लग जाओ। अब 343 अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये वैल्यू 3 की पावर 5 के बराबर होती है। कितने लोगों को पता है? 81 इंटू 3? जी नहीं, 7 का क्यूब होता है। राइट, एक्चुअली 243 और 343 में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने वैसा लिखा था। ये जो 243 होता है ये आपका 3 की पावर 5 होता है, लेकिन 343 7 का क्यूब होता है। ये जो वैल्यू है 85 का 4 गुना कितना बनेगा? ये 343/4 बनेगा। तो आपकी एक वैल्यू हो गई एक्स की, अगर बात करें तो √7³ माइनस यहां रूट बनेगा, ये भी है 7³/4। तो इफेक्टिवली ये वैल्यू आपकी है √7, क्योंकि 7 की पावर क्यूब की पावर 1/6 बनेगा, तो ये √7 बनेगा। 7 की पावर 1/2 माइनस ये भी आपका √7/2 बन जाएगा, बिकॉज 4 से 2 बन जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी √7/2। एक्स की वैल्यू देखो सिंप्लीफाई होकर ये आ गई। अब वाई पे जरा लड़ाई लड़ते हैं। वाई में कुछ तो कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा? मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या? क्या कॉमन आएगा वाई में? एनीबॉडी? देखो सब में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। जैसे ये अगर 4 7 28 लिखूं मैं इसको, हाँ जी, क्लियर? 16 9 144। ये जो 567 है, 7 6 13 5 18, 9 से डिवाइड हो रहा है। 9 से डिवाइड करो तो 9 6 54, 9 3 27, ये √63 बन रहा है। तो जो बाहर आ रहा है उसको आप बाहर निकाल लो। क्लियर है कि नहीं? यार ये गड़बड़ लिख दिया, सॉरी। बिल्कुल सही बोला आपने, ये 7√7/2 आएगा। अच्छा बोला आपने। तो ये -5√7/2 आया। करेक्ट, थैंक यू। 7³ का स्क्वायर रूट 7√7 होगा और बाई 2 आएगा। तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। अच्छा वाई की वैल्यू जरा देखो। तो वाई में कुछ देखा तुमने कॉमन लेते हुए कुछ है? यहां से देखो 4 × 7 है, तो मैं इसको 2√7 बोल सकता हूं, प्लस 16 × 9 144, तो सीधा सीधा 12 बाहर आ सकता है। राइट, ये जो 567 है मैंने आपको बताया कि वी कैन 9 बाहर ले सकते हैं, तो 9√63 बनेगा ये, मतलब 3√63। पर क्या इससे कुछ हासिल हो रहा है तुम्हें? आप कहोगे यहां से तो 81 × 7 भी लिख सकते हैं इसको। अगर आप इसको 81 × 7 लिखो तो ये 9√7 बनेगा। नीचे जो वैल्यू आपकी आएगी सेम, देखो यहां से 25 से 5 √7 बनेगा, तो ये 5 √7 लिख देते हैं। 50 25 7 175 है, और ये 3 √7 है। अगर यहां मुझे थोड़ा सा घोटाला दिख रहा है सवाल में, और उसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। ये 144 नहीं होगा, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि 144 पे ना बात नहीं बन पा रही है। इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि √7 ही तो यहां से कटना है, वरना कटेगा ही नहीं। तभी तो वाई सिंप्लीफाई होना है। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी 1। अब मैं वही दिमाग लगा रहा हूँ कि 7 के हिसाब से क्या करते इसको, तो क्या आंसर आ जाता। अब उत्तर में सवाल फिट करना है, मैं थिंक अबाउट इट। दिमाग लगाओ कि टाइपिस्ट ने क्या लिखने की जगह क्या लिख दिया। जन्नत जी, एक बच्चे ने, देव नाम के बच्चे ने आपको जवाब भी दिया था। प्लीज अभी आप इस क्लास पे फोकस करिए। क्लास के अंत में से बातें हम कर सकते हैं। अभी आप जिस क्लास में हो उस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़िए, एंजॉय करिए। एक साथ देखो मैं 2 क्लासेस तो नहीं पढ़ा सकता, तो अभी मैं अगर सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा हूं तो मतलब मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूं ठीक है? तो आप अभी इस क्लास में पढ़िए, क्लास के अंत में बात करते हैं। हाँ जी, ऑलराइट। सो यार देखो, अब ये तिकड़मबाजी क्या करें कि यहाँ पर क्या है, ऑल कर सकते हैं। जैसे अब अगर आप एक्स स्क्वायर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 25 7 175/4 आएगी। हाँ जी, अगर 175/4 आएगी तो आप देखो कौन सा आंसर बन सकता है ना? 147 ले लें, कोई बच्चा करे 147 ले लो। गलत होगा तो बताएंगे तुमको अभी हम। 147 लेने पे क्या होगा? 7 दूनी 14, 7 49 बन जाएगा ना यार। 49 × 3 वहां कैसे बनेगा 147? देखो, नहीं नहीं ये भी नहीं होगा। एनीवे लेट्स लीव इट, मतलब इतना दिमाग हम क्यों लगाएं फर्जी में। आपको लॉजिक समझ में आ गया ना? वाई की वैल्यू सिंप्लीफाई होनी चाहिए, ये वैल्यू 144 नहीं होगी। ये वैल्यू कुछ ऐसी होगी जिससे सिंप्लीफिकेशन हो, √7 बने, कटे, कट के फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई करेंगे,
और हमारा जो भी उत्तर आना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो लीव इट फॉर नाउ, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सवाल में। बस ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जिसमें √7 के साथ कुछ आए, तो वो वैल्यू फिर सिंप्लीफाई होकर √7 कट जाएगा, √7 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स नॉट गेट टू मच इनटू इट। ठीक है, तो वो ये सवाल में थोड़ा डेटा एरर है, बाकी प्रोसेस समझ में आ गया ना, तो बस ऐसे ही कर लोगे। इंपॉर्टेंट ये था कि एक्स कैसे सिंप्लीफाई होगा, वाई में भी सिंप्लीफाई करेंगे तो √7 से आपका आंसर मिलेगा। 51वां सवाल क्या कह रहा है आपसे कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है इसके पहले 100 टर्म्स का आपको सम बताना है। एक सीरीज है, अब ये सीरीज आपको खोजनी है कि ये सीरीज कैसी सीरीज है। 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, 5 के बाद 11 है, 11 के बाद फिर से 6। तो हमें देखना है कि कहीं देखो कोई नॉर्मल जीपीएपी तो दिख नहीं रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सीरीज हो सकता है। जैसे 1 के बाद 6, 6 के बाद 11, अगर अल्टरनेट टर्म देखें तो मुझे एक एपी दिखी इधर, दूसरा देखो एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, तो देख दूसरी एपी भी दिखी। तो हमें 2 डिफरेंट एपीज दिख रही हैं अल्टरनेट टर्म से, दिख रही है कि नहीं दिख रही है। तो मैं एक काम करने जा रहा हूं, जब भी ऐसी 2 एपीज दी हो तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। एक, 2 टर्म को आप जोड़ दो। अगर आप 2 टर्म को जोड़ोगे तो 2 छुपी हुई एपीज कंबाइन हो जाएंगी, 5, 11, 17 डॉट डॉट डॉट, और पहले 100 टर्म थे, अब हम 50 टर्म की बात करें क्योंकि हमने 2 टर्म को कंबाइन कर लिया। ओके, क्लियर है कि नहीं? अभिषेक जी यार पढ़ाने दिया करो यार आप लोग। यूट्यूब क्लास और प्लस क्लास में मुझे थोड़ा सिंसियरिटी में फर्क दिखना चाहिए आप लोगों के। और इस क्लास को आप सपोर्ट मत समझा करो कि ये अनअकैडमी सपोर्ट है कि कुछ भी आगे पूछने लगते हो आप लोग मुझसे, प्लीज। और पूछना भी तो क्लास के अंत में पूछो यार, डिस्टर्ब क्यों करते हो पढ़ाते समय? आपकी सीरियसनेस का पता चलता है मुझे। आप किसी को पढ़ाने ना दें तो ये पाप है ना, है कि नहीं है? ये है, मैं तो ये मानता हूं। मैं अच्छा खासा पढ़ा रहा हूं, आप आके कुछ भी पूछ रहे हो। आप सवाल के डाउट पूछो, कुछ और पूछो, मैथ्स से रिलेटेड पूछो मुझसे, कुछ भी मत पूछो। 5, 11, 17, 50 टर्म है, ठीक है, सम निकाल लेते हैं। तो किसी भी एपी में अगर 50 टर्म है तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या होता है? 6। ये हो गया 25, यहां पर आपका आ गया 10 प्लस ये वैल्यू पता है किसके बराबर है? 50 इंटू 6 होता तो 300 होता, ये 294 के बराबर है। टोटल वैल्यू आपकी किसके बराबर आ गई? ये आ गई 25 इंटू 304। 25 की वैल्यू क्या है? 100/4 इंटू 304, 4 7 28, 4 6 24, ये आंसर आ गया आपका 7600, 7600। क्योंकि एपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। n होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है पहला टर्म, d होता है कॉमन डिफरेंस सर्वांतर। ये सब आपको शुरुआत में जब सिंप्लीफिकेशन की मैंने क्लास कराई थी सीक्वेंस एंड सीरीज में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। 17 कैसा है? देखो मैं 2 टर्म को जोड़ रहा हूं, 1 और 4 को जोड़ा, 6 और 5 को जोड़ा, 11 और 6 को जोड़ा, इस तरह से नई एपी मिली। जब भी 2 एपीज को आप अल्टरनेट लिखते हो, राइट, 2 एपी के टर्म्स को अगर आप अल्टरनेट लिखोगे तो उनको जब जोड़ देते हो आप तो एक नई एपी बन जाती है, सिंपल, वही किया है मैंने। ठीक है, 52वां सवाल देखिए, 1 - 2 - 3, 2 - 3 - 4, 3 - 4 - 5, ऐसे करके 99 टर्म्स का सम बताना है आपको। इसमें भी आपको 3 एपी दिखेगी, 1 2, देखो 1 2 3 ऐसे करके, फिर -2 -3 -4 -3 -4 -5, 3 एपी है एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट। अगर आप देखोगे तो 3 टर्म्स को कंबाइन कर लो आप यहाँ पर, जैसे इसको कंबाइन कर लो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -4। इसको अगर आप कंबाइन करोगे तो ये -7 -5 आ जाएगी। इसको आप कंबाइन कर लो तो ये वैल्यू -6 आ जाएगी। आपको पता है इसके टर्म्स कितने होंगे? 33 टर्म्स। 99 में अगर मैंने 3 कंबाइन किया 33 टर्म आएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इन दोनों का अंतर कितना है? -1। तो ये हो गया आपका 33/2 इंटू -40, -20 हो, 33 × 66, -660 आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया ए। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर हाँ तो हाँ बोलिए, ना तो ना बोलिए। आसान सवाल है, क्या ही करना है। इसका एक तरीका मैं आपको और बता सकता हूं, आप यहां से माइनस कॉमन ले लो तो आपको हो गए 4 5 6 से लेके मेरे कितने टर्म्स हैं? 33 टर्म्स। अच्छा, इसमें अगर मैं 1 + 2 + 3 जोड़ दूं तो कितने टर्म हो जाएंगे? 33 की जगह 36 हो जाएंगे, और 1 से लेके 36 तक के नंबर हो जाएंगे फिर। ठीक है, और अगर आपने 1 + 2 3 अंदर जोड़ा तो माइनस के साथ मतलब 1 2 3 घटाया है, तो यहां 1 + 2 + 3 और कर दो, बैलेंस हो गया। जो आपने यहां घटाया वो यहां जोड़ दिया।
तो सीरीज तो वही है। अब ये 1 + 2 + 3 कितना है, 3 2 5 1 6 है, माइनस इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम, n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम का फॉर्मूला ये होता है 36 × 37/2। 2 से काटा 18 बना, ये हो गया 6 - 18 × 37। कर लो यार, 18 7 126, 18 3 54 और 12 66, -660 यहां से आ गया। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, एपी वाला तरीका भी ठीक है, या फिर आप इसको 3 टर्म एक्स्ट्रा दे के और सॉल्व कर लो, एक ही बात है। तो उसमें आपको एपी का फॉर्मूला नहीं लगाना है, nn + 1/2 से बात बन जाएगी। सिग्मा एन, सिग्मा का नोटेशन मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि अब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे। सिग्मा एन का मतलब होता है पहले n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम, इसकी वैल्यू होती है n + 1/2। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, n तक जोड़ देंगे तो सम ये होता है। कुल मिला के वैसा ही सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 2 3 4 3 4 5, सेम प्रोसेस। जरा उत्तर बताओ सब लोग। और एवरी वन ऑफ यू प्लीज ट्राई। तो ये बनेगा -4 -5 -6। बट यहां पर एक मजेदार बात यह है कि जो 33 टर्म है ये तो आप लिखोगे ही लेकिन एक टर्म बच जाएगा जो किसी के साथ पेयर नहीं होगा, हमें वो टर्म खोजना पड़ेगा, राइट। तो दिस देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन, है ना। ये 33 टर्म ठीक है, प्लस आपको लिखना पड़ेगा 100th टर्म, और वो 100 टर्म पता है किसके बराबर होगा, मुझे मालूम है। यहां देखो 1 फिर 2, तो पहले बैच में 1 आया सबसे पहले, दूसरे बैच में 2 आया सबसे पहले। जब 33 बैच ऐसे खत्म हो जाएंगे, 34वां बैच शुरू होगा, तो पहले 34 आएगा। तो 100 टर्म 34 है, तो आपके पिछले सवाल में जो -660 उत्तर आया उसमें आप 34 जोड़ दीजिए, तो -626 आपका आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। तो यहां पर वो समा टर्म मुझे निकालना है, और बहुत सिंपल आइडेंटिफाई करना। 99 के बाद जो समा टर्म होगा वो नई साइकिल स्टार्ट होगी, से 1 2 3 है, 2 3 4 है, 3 4 5 है। तो पहले 3 टर्म को अगर हम देखें तो पहला टर्म 1 है, अगले 3 टर्म को देखें तो पहला टर्म 2 है, तो ये 1 2 3 वाली साइकिल है। 33 ऐसे ट्रिपलेट्स या बैचेस खत्म हो गए, तो 34वें बैच में 34 से शुरुआत होगी, 34 -35 -36। तो मुझे समा टर्म अगर लिखना है एग्जैक्टली तो 34 के बराबर है। तो 99 जो टर्म्स हैं उसमें 3 3 का पेयर बनाएंगे, तो -4 -5 -6 से लेके टोटल ऐसे 33 टर्म्स बन जाएंगे, जिनका टोटल हम -660 अभी निकाल चुके हैं। और जो ये समा टर्म है 34 हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर -626, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है। 54वां सवाल कह रहा है कि एक सीक्वेंस आपको दिया है 1 3 5 7 9, 50वां टर्म क्या होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये जो सीक्वेंस है 1 3 5 7 9, ये आपके क्या है, इनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, क्रमागत विषम संख्याएं। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा, क्रमागत विषम संख्या लिखी हुई है। और अगर मैं आपके सामने लिखूं 2 4 6 8, और मुझे कंसेक्यूटिव ऑड और नेचुरल नंबर्स भी लिखना चाहिए, तो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं लिखना चाहिए। 99 होगा एंड 50वां टर्म। विशु जी अगर समझ में नहीं आया तो अच्छा, इस सवाल की बात करो, इसका आंसर बता रहा हूं, ठीक है। विल कम टू दैट। सो कुछ बातें यहां समझना है सवाल में। पहली बात तो ये कि इसका जो एनवा टर्म होता है इसको हम बोलते हैं 2n - 1, और इसका जो एनवा टर्म होता है उसको बोलते हैं 2n। अगर आपको 50वां इवन नंबर निकालना हो तो 2 × 50 100 बनेगा। अगर आपको 50वां ऑड नंबर निकालना हो तो इसमें एक घटा दो, n की वैल्यू 50 रख दो, तो 99 आ जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही। ये जो सवाल है ये है ही नहीं है। व्हाट विल बी द सम ऑफ 50 टर्म्स, ये सवाल होना चाहिए। 50 पदों का योग। तो देखना, एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये ऑड नंबर्स लेने हैं और मुझे इनका सम चाहिए n ऑड नंबर्स का, तो ये n स्क्वायर होता है। n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है, और n इवन नंबर्स का जो सम होता है वो n + 1 होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको रिपीट करके अपनी भाषा में लिख लेना। पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या सम n स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं कहूं पहले 3 विषम नंबर्स क्या है,
ऑड नंबर्स, विषम संख्या 1 3 5 सम निकालो 9 आएगा, 3 स्क्वायर। तो 50 ऐसे टर्म होंगे तो उनका सम आएगा 50 स्क्वायर। तो ये सवाल होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूले ध्यान रखना आप। फिर से रिपीट करूं, पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम जो होता है वो n स्क्वायर होता है, और जो इवन नंबर्स होते हैं पहले n, उनका सम n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो ये बात ख्याल रखें। चलिए, एक सीरीज दी है, कह रहा बताओ इसका सम क्या होगा। सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 64 में 2 कम हुआ 66, 66 से 2 कम हुआ 68, से लेकर 100 तक गए हम लोग। एपी है, यस, -64 -66 -68 ऐसे करके ये एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो तो कैसे निकालोगे? आप माइनस चाहो तो कॉमन ले लो, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखने लगेगा। तो किसी भी एपी का नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना हो तो ये होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यहाँ आखिरी टर्म क्या बनेगा? 100, माइनस तो पहले ही बाहर निकाल लिया है। फर्स्ट टर्म बनेगा 64, कॉमन डिफरेंस देखें तो सब में 2 2 का अंतर है तो 2, और ये प्लस 1, ये हो गया 36/2 18, 19 टर्म्स हो गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स 19 आ गए। अब मुझे अगर इसका सम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? -19/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। तो n-1 कितना होगा? 18 इंटू डी हो गया मेरा 2। मैं यहां से सॉल्व कर लूं, बट मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। जब भी आपको किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहले और आखिरी टर्म पता हो तो सम का फॉर्मूला ये भी होता है n/2 a प्लस l, जहां a पहला टर्म होता है, l आखिरी टर्म होता है। तो ये बनेगा आपका 19/2 इंटू a हो गया 64, l हो गया 50, मतलब 100। ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन सॉल्व। तो ये वाले 2 से अगर आप काटोगे तो यहाँ 32 मिल जाएगा, यहाँ 50 मिल जाएगा, तो 82 हो गया। तो 19 इंटू 82 आपका आ गया, और माइनस साइन तो लगाना ही है। तो ये -19 दूना 38 हो गया, 19 8 152, और 3 1558 हो गया, बी ऑप्शन। तो एक तो भैया फॉर्मूले थोड़ा ठीक से पता होना चाहिए जी, तभी आप सवालों को थोड़ा ठीक से कर पाएंगे, और बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए इन सब सवालों में, इंपॉर्टेंट है। 56वां सवाल देखिए। अच्छा, ये जो बीच में बुंदी लगी हुई है ना, ये थोड़ा नीचे लगी हुई है, इनटू है इसका मतलब, इस बुंदी का मतलब है इनटू, राइट, ये समझ लेना। तो बेसिकली 1 है, 2 इंटू 5 है, 4 है, 5 इंटू 5 है, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई सीरीज है जिसके बारे में बोला गया। ऐसा ही है क्या, या दशमलव को ही बीच में उन्होंने उठा के लिख दिया था? नहीं, आंसर ऐसा नहीं है, सॉरी, वो दशमलव ही है। दशमलव इन्होंने ना बीच में डॉट लगा दिया ना, इसलिए मुझे लगा कि दशमलव नहीं है, बट ऑप्शन देख के लग रहा है दशमलव ही है। तो ये बुंदी ना नीचे है बेटा, ये दशमलव ही है, बीच में ऐसे ऊपर नहीं होना चाहिए, इट्स पॉइंट ही है। ठीक है, तो यहां पर आपका एपी है, मुझे दिख रहा है एपी, और ये जो कॉमन डिफरेंस है अगर आप देखो 1.5 के बराबर है। एक में 1.5 जोड़ा 2.5, 2.5 में 1.5 जोड़ा 4, 1.5 का मतलब 1.5। अब आपको पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे, उसके बगैर तो होना नहीं है। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? वही लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म आपका है 100, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस है 1.5 प्लस 1, तो ये होगा 99 अपॉन 1.5 प्लस 1, 15 छक्के 90, 67 टर्म्स हो गए आपने, 67 टर्म्स हो गए। तो अब सम क्या आएगा इसका? सम आएगा n/2 a प्लस l कर लो। तो n/2 आपका हो गया 67/2, a यानी फर्स्ट टर्म 1, l आपका हो गया 100। तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 67, 101 से अगर आप 67 को गुणा करोगे ना तो ये क्या बनेगा? 6767। मतलब कभी भी ध्यान रखना, किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर आप 101 से गुणा करते हैं तो आपको यही मिल जाता है, AB। ओके, तो ये 67/2 बन गया। 67/2 अगर बन गया तो आंसर क्या आ गया आपका? 2 3 6, 2 3 6, फिर 2 8 16, 2 3 6, 3383.5। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 57, ज्योमेट्रिक सीरीज दी है मुझे 4 12 36, नवा टर्म निकालना है आपको। जरा सभी लोग इसको सॉल्व करिए प्लीज, कोई प्लीज। तब तक मैं थोड़ा सा, मैं प्रति घंटे थोड़ा चाहता हूं कि कुछ 1 मिनट में खड़ा हूं, इट शुड नॉट बी आइडल। तो मैं थोड़ा खड़े होकर यहीं वॉक करूंगा अंदर ही अंदर। आप जरा इस सवाल का उत्तर मुझे दें, मैं यहीं हूं, कहीं गया नहीं हूं। तो आप ये मत सोचें कि क्लास से टीचर गायब तो हम भाग लेते हैं। सवाल सॉल्व करिए, आप चाहे तो आप भी खड़े हो सकते हैं अपना मोबाइल लेके, आप बीच में कभी चले जाना थोड़ी देर के लिए। डोंट सिट आइडल फॉर 1 आवर, थोड़ा बीच में उठ के चल दिया करो 1 मिनट। राहुल जी पहले क्लास में पढ़ लीजिए, अभी जो पढ़ा रहे हैं
क्लास के अंत में आप पूछ लेना जो पूछना है, ठीक है। चलो दे पोल देते हैं। चलिए ओके। सो देखिए नवा टर्म आपको निकालना है तो बहुत सिंपल है। इसमें आप कहोगे 4 अगर मैं कॉमन ले लूं, ध्यान से देखिए 4 इंटू 1 है, 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 9 है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं नवे टर्म में जा रहा हूं तो ये बनेगा 4 इंटू 3 की पावर 8, ये समझ लो बस, क्योंकि ये तीसरे टर्म में 4 इंटू 3 की पावर 2 है, दूसरे टर्म में 4 इंटू 3 की पावर 1 है, पहले टर्म में 4 इंटू 3 की पावर 0 है। तो 3 की पावर में बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये 4 इंटू 3 की पावर n-1 है। ये जनरल टर्म हुआ, इसको tn बोलते हैं। तो अगर मुझे नवा टर्म चाहिए तो इट्स सिंपली 4 इंटू 3 की पावर 8, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो 4 इंटू 3 की पावर 8 का आंसर आपको निकाल लेना। 3 की पावर 4 81 होता है, तो ये बनेगा 4 इंटू 81 का स्क्वायर। तो आपको पता है यूनिट डिजिट 4 ही आएगा, तो उससे भी आप लगा सकते हो कि मेरा आंसर बी है, बिकॉज 3 की पावर 8 81 का स्क्वायर होता है। बट अगर एक्जैक्टली सॉल्व करना तो निकाल सकते हैं। 81 का स्क्वायर कैसे निकलेगा? 100 से 19 कम है तो 19, 100 से अगर 19 कम है तो पहले 100 में 38 कम करो, ये बनेगा 62। फिर 19 का स्क्वायर 361 होता है, तो ये बनेगा 4 इंटू 65 61। इसका प्रोडक्ट आपका आंसर है। 4 के नाम 4, 4 छक्का 24, 4 पंजे 20, 2 22, 4 छक्का 24, 2 26, 26244। तो एग्जैक्ट अगर सॉल्व करना है तो आप इस तरह से इसको सॉल्व करें, ठीक है। कहीं हाँ समझ में आ गया सर? आंसर हो गया बी 26244। 58वां सवाल कह रहा है कि भाई इस सीरीज का नवा टर्म बता दो क्या होगा, पैटर्न खोजना पड़ेगा। पैटर्न बहुत सिंपल है। आप कहोगे देखो ऐसा है, मैं पहले ये सीरीज लिख लेता हूँ, 4 8 12 16 20, इसी का तो रेसिप्रोकल आंसर होगा ना मेरा। तो मैं 4 8 12 16 20 में पैटर्न खोज लेता हूँ। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, ऐसे करके सीरीज बन रही है। तो पहले टर्म में मैं 4 इंटू 1 कर रहा हूँ, दूसरे टर्म में मैं 4 इंटू 2 कर रहा हूँ, तीसरे टर्म में मैं 4 इंटू 3 कर रहा हूँ, चौथे टर्म में 4 इंटू 4 कर रहा हूँ। आप अगर नवा टर्म पूछ रहे हो तो 4 इंटू 9 करूंगा ना मैं, 36 आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 1/36, नन ऑफ दिस। फिर से समझना, जब मैंने सबको, मुझे अल्टीमेटली 4 8 12 16 में पैटर्न देखना है, जो वैल्यू आएगी उसका उल्टा कर देंगे। तो मैंने कहा 4 8 12 16 में पैटर्न क्या है? 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, तीसरे टर्म में 4 इंटू 3 है, चौथे टर्म में 4 इंटू 4 है, पांचवें टर्म में 4 इंटू 5 है। तो भैया जाहिर सी बात है नवे टर्म में 4 इंटू 9 होगा 36, ठीक है। 59वां सवाल देखिए, ए की वैल्यू दी है कुछ ऐसी, ये सीजीएल में आया हुआ सवाल है, आपका मेंस में पूछा गया था 2017 में, टीयर 2 में एग्जाम में पूछा गया था। तो ए की वैल्यू को अगर आप गौर से देखें तो 1/0.4 करोगे तो क्या आएगा? 2.5 के बराबर आएगा, ठीक। फिर 1/0.04 करोगे तो क्या आएगा? ये वैल्यू आपकी 25 के बराबर होगी। 1/0.004 करोगे तो क्या होगा? ये वैल्यू आपकी 250 के बराबर आएगी। यही प्रोसेस कह रहा रिपीट होगा। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि जो मेरी शुरुआत होगी, अगला टर्म आपको पता है कितना आएगा? 25 आएगा, ऐसे। अगला टर्म क्या आएगा? ऐसे। तो किसी भी कॉलम को जब आप सम करोगे तो वहां देख लो आप 7 7 बन रहा है, तो सारी डिजिट 7 आएंगी, शुरू में 2 आएगा, क्योंकि इसको कुछ नहीं मिलेगा, और लास्ट में 10.5 आएगा। इस पैटर्न पे कौन सा आंसर है? सी। आपको पूरा लिख के करना नहीं है, इसमें आपको बस सम का पैटर्न देखना है कि कहीं भी जब मैं एक जीरो लगा के इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे किसी भी कॉलम में दशमलव के बाद टोटल 7 ही मिलने वाला है, राइट। और जो सबसे लास्ट में 2 आएगा इसको कोई नहीं मिलेगा, तो ये 2 ही रहेगा, और सबसे लास्ट में 0.5 है, 0.5 ही रहेगा। तो शुरुआत 2 से होगी, लास्ट में 0.5 आएगा, बीच में सारे 7 होंगे। आंसर क्या होगा? सी। ये नहीं कि सारे 8 टर्म लिखोगे और फिर लिख के जोड़ोगे, इसको कहते हैं समय की घोर बर्बादी, और समय की घोर बर्बादी नहीं करनी। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आई? तो हाँ बोलो, नहीं आई तो ना बोलो। से यस। 60वां सवाल देखते हैं। ये भी सवाल आपका सीजीएल मेंस का सवाल है, 2017 में आया था, कंपैरिजन के लिए बहुत बढ़िया सवाल था।
P की वैल्यू दी है, Q की वैल्यू दी है, R की वैल्यू दी है, मुझे कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, राइट। R में देखो 1/97 लिखा हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर। अब कंपेयर करने के लिए मुझे किसी ना किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे इनको लाना पड़ेगा। तो देखो मैं P को क्या लिखने जा रहा हूं, ये वैल्यू 96 से एक कम है, ये वैल्यू 96 से एक ज्यादा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 96 और ये 96 बटे 96 माइनस 1 इंटू 96 प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू आपकी है 96/96 स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं 96 से ऊपर नीचे डिवाइड करूं तो मेरा ये आंसर कुछ ऐसा हो गया, P की वैल्यू इसके बराबर है। सिमिलरली अगर आप Q की वैल्यू लिखोगे तो चूंकि ये 97 है, ये 97 से एक कम है, ये 97 से एक ज्यादा है, इन द सेम प्रोसेस ये वैल्यू आपकी आएगी 1/97 माइनस 1/97, और R की वैल्यू तो 1/97 है। ये बहुत गौर से देखना, सबसे लोवेस्ट डिनोमिनेटर किसका है, इसका है। 96 में कुछ घटा, और जो कि घटा वो दशमलव में है, तो कह सकते हैं ये वैल्यू 95 से 96 के बीच में है। तो मैं ये कहूंगा कि पहला जो ऑप्शन है ये 1/95 पॉइंट कुछ कुछ है। जो Q है मेरा, ये 1/96 पॉइंट कुछ कुछ है, क्योंकि ये 97 में कुछ थोड़ा सा घटा है, और ये 1/97 है। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो वैल्यू सबसे छोटी होगी, और जिसका डिनोमिनेटर बीच में है वो वैल्यू बीच में होगी। P सबसे बड़ा होगा, फिर Q होगा, फिर R होगा। P सबसे बड़ा नहीं, हाँ ये है बी ऑप्शन, P सबसे बड़ा फिर Q फिर R। तो सवाल बहुत अच्छा है, कंसीडरिंग कि इफ यू डू नॉट नो द प्रोसेस यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन, बट इफ यू नो द प्रोसेस यू कैन श्योरली सॉल्व द क्वेश्चन। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? क्लियर? यस। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? यस, ऑलराइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 61वां प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है आपसे। छठवां और 20वां टर्म एक एपी का 8 और -20 है, 30वां टर्म बता दो कितना है। वाह, पता है आपको इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है? यस। चलो तुम पहले सॉल्व करो इसको, गिविंग यू टाइम, फिर मैं इसके अनेकों तरीके डिस्कस करता हूं तुमसे। हाँ जी, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई कर लिया। अब देखो कई तरीके सवाल को करने के, पहले टाइम बर्बाद वाला तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होगा, आप कहोगे कि भाई पहला बनेगा a+5d, क्योंकि छठवें टर्म आपको पता है एपी में एनवा टर्म जो होता है ये a+n-1 इंटू डी होता है। तो अगर मैं छठवां टर्म लिखूंगा तो ये 5d बनेगा, ये वैल्यू 8 है। यहाँ a+19d बनेगा, और ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -20 आएगा। इन दोनों को अगर आप घटा दो तो यहां से मिलेगा 14d। मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर रहा हूँ, ये 2 है 1 है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो वैल्यू आ गई 14d इज इक्वल टू -28। यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, -2। d -2 यहाँ रख दीजिए, a+d-2 रखेंगे, -10, 8 आ जाएगा। a की वैल्यू कितना आ गया, 18। अब अगर मुझे 30वां टर्म निकालना है तो यह है a+29d। a की वैल्यू 18 हो गई, -29 इंटू 2, -40 आपका आंसर हुआ। बट आई विल नॉट वेस्ट दिस मच टाइम इन सच क्वेश्चंस, राइट? व्हाई? लेट मी टेल यू। अगर आप एपी को थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो आप कहेंगे ये छठवां टर्म है, छठवें टर्म से सातवां टर्म कैसे मिलता है, एक बार डी का जंप लगा लो। सातवें टर्म से आठवां टर्म कैसे मिलता है, एक बार डी का जंप लगा लो। डी का जंप का मतलब प्लस डी नहीं है, डी का जो भी मैग्नीट्यूड है, माइनस प्लस वट, मतलब एक डी का जंप लगाने से मुझे क्या मिलता है, मुझे अगला टर्म मिल जाता है। अब छठवें से अगर मैं 20वें टर्म की बात करूं तो आप मुझे बताओ कितने जंप लगेंगे। आप कहोगे 14 जंप लगेगा। 14d आपका किसके बराबर है, अगर ये वैल्यू आप कह रहे हो कि मेरा 20 है और ये वैल्यू आप कह रहे हो -8 है, तो आपने -28 की बात कर रहे हो आप, सॉरी +8 और -20, तो -28 है। 6 से 20 तक जाने में आपको 14 जंप लगाने पड़ेंगे डी के, और आपकी वैल्यू -20 हो गई। आप कहोगे टोटल वैल्यू कम कितना हुई, -28 कम हुई, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आई। एक्चुअली में डी का भी एक फॉर्मूला होता है कि जो भी दो टर्म दिए हों उनका अंतर
बटे n माइनस वन। खैर सब फॉर्मूला मत जाओ, कंफ्यूज ही हो गई, सीधा से ज्यादा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। d माइनस टू हो गया। अब आप मुझे बताओ कि 20 से 30 तक जाने तक कितने जंप लगाने पड़ेंगे मुझे? आप कहोगे 10 और 10 और जंप लगा दो 20 के आगे, 30 तक पहुंच जाओगे आप। तो -20 पे तुम ऑलरेडी खड़े हो, और -20 से मैं कूदने कहां जा रहा हूं? 10 और। तो अगर 10 और कूदूंगा मैं तो -20 और हो जाएगा, -40 मेरा आंसर हो गया। तो इफ यू अंडरस्टैंड एपी लाइक दिस, नॉट ओनली फॉर्मूला बट थोड़ा विजुअलाइजेशन भी है एपी का, इट्स सो इजी क्वेश्चन ना। मैं ए क्यों निकालूंगा, मुझे ए की जरूरत ही नहीं है। मुझे डी जैसे -2 मिला, मैं कहूंगा 20 से 30 जाने में 10 बार और कूद जाओ -2 की जंप, तो -20 पे खड़े हैं, -20 और कूद गए, -40 हो गए। ठीक है, समझ में आया? फॉर्मूला विराजी, कौन सा फॉर्मूला? मत मत ज्यादा फॉर्मूला याद करो, कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है कि फॉर्मूलाज आर वेरी एक्साइटिंग, डोंट डू दैट, मत याद करो। -28 कैसे बेटा? 8 पे तुम थे, -20 पहुंच गए, तो कितना अंतर क्रिएट हुआ बताओ? 8 से -20 जाने में कितना जाना पड़ेगा? यहाँ 8 है और यहाँ -20 है, ये दूरी कितने की है? यहाँ कहीं 0 होगा, टोटल जो दूरी है ये -28 की है, क्योंकि आप 8 से -20 जा रहे हो, तो ये -28 है। 62वां सवाल देखिए, इस एपी में कह रहा है बताओ कितने टर्म्स हैं, बताओ हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी। एपी में नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। आप कहोगे 120 माइनस 10 बटे कॉमन डिफरेंस कितना है? हर एक टर्म का अंतर 5 प्लस 1, 110 बटे 5 22 1 23 हो गया। आंसर क्या हो गया? 23। किंतु मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, और वो मजेदार बात यह है कि सवाल को करने का एक और तरीका है। आप जितने टर्म लिखे अगर सबको 5 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको? 2 3 4 डॉट 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 24। क्या जब मैंने सारे टर्म को 5 से डिवाइड किया तो मेरे नंबर ऑफ टर्म्स बदले? नहीं, मेरे हर एक टर्म की वैल्यू 1/5 हो गई, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं बदले ना। 2 से 24 तक कितने टर्म्स होते हैं? आप कहोगे 1 से 24 तक 24 टर्म होते हैं, अगर एक नहीं है तो 23 टर्म्स हुए। तो कुछ स्पेशल एपीज में आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, बिना फॉर्मूले के देख के, मतलब देख के 23 टर्म्स, सेव सम टाइम। ऑलराइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। जरा इस सवाल को सब लोग करो, ये पोल में हिस्सा लो, टेक पार्टिसिपेट इन पोल, ट्राई टू गेट द आंसर प्लीज। प्लीज सब लोग ट्राई करो। 23, ऑलराइट, क्या सोचा आपने? तो ये तो भाई क्लियरली एक जीपी है, और जीपी में क्या कर रहे हो आप? 3 से गुणा करते जा रहे हो। तो यहां पर ये वैल्यू है 3 की पावर -3, ये 1/3 क्यूब है, 3 की पावर -3, यह 3 की पावर -2, और ये वैल्यू आपको पता है कितनी है? 3 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 6 729। तो अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं तो मैं देखूंगा -3 -2 से लेकर 6 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये है हमारे 10 टर्म्स। भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए तो मुझे इनको गिनना है ना, -3 -2 डॉट 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 6, तो ये एक तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ये कितने नंबर्स हैं? आप सब में 4 जोड़ दो तो 1 2 से लेकर 10 तक के नंबर मिल जाएंगे आपको, 10 टर्म्स हो गए। या फिर आप फॉर्मूला लगा लो, 6 माइनस -3 अपॉन 1 + 1, 10 टर्म्स ये भी आ गए। तो नंबर ऑफ टर्म्स गिनने के लिए ना मुझे बेसिकली जो पावर में वैल्यूज है ना, हर एक टर्म में पावर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, तो पावर में जो टर्म्स आ रहे हैं वो एपी में है, एक तरह से कंसेक्यूटिव नंबर्स है, उनको मुझे देखना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स आप या तो एपी सीरीज बना के -3 -2 से लेके 6 तक कितने नंबर्स होंगे वो लगा लो फॉर्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1, 10 आ जाएगा। या फिर आप जो -3 -2 करके है ना, सारे टर्म में 4 जोड़ दो।
अगर मैं सारे टर्म में 4 जोड़ दूं, इससे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बदलेंगे। तो ये 1 2 से लेकर 10 तक मिल जाएगा, आपको पता लग गया 10 टर्म्स है आपके, राइट। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई है ना? ठीक है, क्लियर है? यस। क्वेश्चन नंबर 64, जीपी का 5वां टर्म 80 है और पहला टर्म 5 है, आपको बताना चौथा टर्म क्या होगा। देखिए जीपी का एनवा टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1। तो 5वें टर्म की अगर आप बात करोगे तो ए आर की पावर 4, 5वां टर्म ये बनेगा। और पहले टर्म की बात करोगे वो ए है, तो ये वैल्यू मुझे 80 दी है, ठीक है, 80 बटे ये पूरा टर्म मुझे 80 दिया है, तो ये 80 है। और ये ए कितना दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, मतलब पहला टर्म 5 दिया हुआ है। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 16, जो कि आर की पावर 4 के बराबर है। आर की वैल्यू मेरी 2 हो गई। चौथा टर्म मुझे निकालना है, तो वो बनेगा ए इंटू आर की पावर 3, ये होगा 8 और ए 5 है, 40 हो गया। मैं और आसान तरीका बताता हूं। जैसे आप देखोगे कि भाई चा ए मैं ऐसे 4 जंप लगा रहा हूं, क्योंकि जीपी में आपको पता है मल्टीप्लीकेशन होता है, और ये 80 है, 16 गुना होगा तो आपको हर स्टेप पे 2 गुना हो रहा है। अगर ये 5वां टर्म है, चौथा टर्म क्या होगा, चौथा टर्म ऐसा होगा, इसको 2 से गुणा करने पे ये मिला होगा, चौथा टर्म 40 होगा। आंसर क्या हो गया? सी। नहीं लिखनी इतनी कहानी। तो सीरीज को फॉर्मूले से तो जानो ही, लेकिन सीरीज को ऐसे ही नंबर पैटर्न के टर्म में भी पहचानो आप, समझे कि नहीं? अगर आप नंबर टर्म्स के टर्म्स में पहचानोगे तो इट विल बी ग्रेटली हेल्पफुल फॉर यू, समझे कि नहीं? यस। समय बचेगा आपका एग्जाम में थोड़ा सा रिलेटिवली बाकी लोगों की तुलना में। 66वां सवाल क्या कर रहा है? समझ में नहीं आए अमन जी, मैंने जीपी पढ़ाई है आपको सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत की क्लास में, उस क्लास को पहले ठीक से देख लेना। जीपी का एनवा टर्म होता है ए आर की पावर n-1, ये पहले से पढ़ाया हुआ है थियरी में, जो आपने पढ़ा नहीं है। पहले की 2 क्लास जो होंगी वो देख लेना एक बार। राम तैयार हो जाता है कि वो 10 रुपए के रेट पे काम करेगा, पहले दिन 20 रुपए, दूसरे दिन 40 रुपए, तीसरे दिन एंड सो ऑन। तो दिख रहा है आपको, जीपी में पैसा ले रहा है 10, फिर 20, फिर 40। हाउ मच विल राम गेट इफ ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द 1st of April एंड फिनिशेस ऑन 20th April? अच्छा, ये जो ऑप्शन लिखा है ना, थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा हुआ है, इट शुड बी रिटन इन अ मच बेटर वे। उसकी चिंता मत करो, ये सब काट दो, ठीक है। मैं बताता हूँ ये क्या है, मतलब इट्स नॉट रिटन इन राइट वे, ये होना चाहिए 10 × 2 की पावर 20, ऐसा है 10 × 2 की पावर 20 माइनस 10, 10 × 2 की पावर 20 माइनस 1 और 2 की पावर 19 है, ये ऑप्शन होने चाहिए थे वैसे लिखे। तो आप खुद देखो यहाँ पर कि एक तरह से पहला टर्म 10 है और कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, डबल होता जा रहा है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। अगर मैं बात कर रहा हूं 20 अप्रैल की, उसको कुल कितना पैसा मिलेगा ये मुझे निकालना है। तो आप क्या चाह रहे हो? आप चाह रहे हो कि जीपी के जो टर्म है ना, T1 + T2 से लेकर T20 तक, इनका सम निकाला जाए। और जीपी के सम का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1। अगर आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कोई भी गुणोत्तर श्रेणी है, तो उसके सम का फॉर्मूला ये होता है, जहां a पहला टर्म है, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, r कॉमन रेशियो यानी सर्वानुपात है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसका सम अगर निकालना है तो आपको पहला टर्म 10 हो गया, कॉमन रेशियो मेरा 2 हो गया, तो मैं कहूंगा ये 2 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स 20 हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल से 20 अप्रैल 20 दिन हो गया, -1 करोगे अपॉन r-1 करोगे 1 आएगा, 2 - 1। तो आंसर क्या आया जरा बताओ? 10 × 2 की पावर 20 माइनस 10, बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। सी कौन बोल रहा है? -1 नहीं आएगा, गुणा करके खोल के लिखोगे -10 आएगा, 1 10 से गुणा होकर 10 बनाएगा, बी ऑप्शन। तो यहां जीपी के सम का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी के सम का फॉर्मूला लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 2 बार और 65 गायब, वाह क्या घोटाला है, मस्त। रुको नोट कर लेता हूं यार। ठीक है, चलो ये बाद में आ जाएगा, 2 बार 66 डाल दिया, 65 छूट गया, मंगा लेंगे इस सवाल को कल। अगला सवाल देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन 2 APs 21 23 25 अप टू 120 टर्म्स 23 26 29 अप टू 80? कितने टर्म्स आइडेंटिकल हैं 2 APs में? अब देखो इसमें एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको 2 AP दिया हो, 2 AP दिया हो
और इनमें मुझे कॉमन टर्म्स खोजना हो, इसका क्या प्रोसेस है? पहला स्टेप है सर्च फर्स्ट कॉमन टर्म, और ये पहला कॉमन टर्म आपको मैनुअली खोजना है, मैनुअली मिल जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा आपको। दूसरा, जो कॉमन डिफरेंस होगा दोनों का वो d1 इंटू डी होगा। मतलब अगर मैं कहूं नेक्स्ट कॉमन टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट कॉमन टर्म निकालने के लिए जो कॉमन डिफरेंस यूज करोगे वो इन दोनों सीरीज के कॉमन डिफरेंस का प्रोडक्ट होगा। जैसे यहां कॉमन डिफरेंस d1 क्या है 2, यहां कॉमन डिफरेंस क्या है d2 यानी ये 3। तो यहां अगर मैं कॉमन, जैसे यहां आपने पहला टर्म खोजा तो पहला कॉमन टर्म क्या आया 23, दिख रहा है ना, यहां भी 23 और यहां भी 23। जो अब अगला कॉमन टर्म मिलेगा ना वो 6 जोड़ने से आएगा, क्योंकि d1 इंटू डी 2 इंटू 3 6 बनेगा। तो जरा कॉमन टर्म खोजो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि एक 80 तक ही जा रहा है बस, तो कॉमन टर्म मुझे 80 तक ही खोजने हैं बस। तो मैं अगर 23 से शुरू करूं और 6 का कॉमन टर्म मुझे लेना है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई कितने कॉमन टर्म मुझे मिल सकते हैं। जैसे यहां पर आपके आप मुझे बताओ कौन पहले टर्मिनेट हो जाएगा। इसके 80 टर्म है, तो हमें सब दोनों का लास्ट टर्म देखना पड़ेगा पहले, तो कि लास्ट टर्म दोनों का क्या जा रहा है, लिमिट क्या है, कहां तक जाना है मुझे तो समझना पड़ेगा ना। तो यहां अगर 120 टर्म है तो आप कहो इसका आखिरी टर्म क्या बनेगा, आप कहोगे ये बनेगा 21 प्लस 119 इंटू 2, ये हो गया 238 और 21 259। यहां 259 आया आखिरी टर्म, यहां 80 है तो ये बनेगा 23 प्लस 79 इंटू 3 247, 237 सॉरी, ठीक, 237 में आपने 23 जोड़ा है, बनेगा 260। तो इसेंशियली मुझे 259 260 तक जाने की यात्रा करनी है, कंसिडरिंग पहला टर्म मेरा 23 है और आप कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है 6 है। अब मजेदार बात क्या है, यहां पर देखो 23 प्लस 6 इंटू में कितना जा सकता हूं, दैट्स द क्वेश्चन। ऑप्शन का हिंट ले सकते हैं कि 40 जा सकता हूं क्या मैं, 40 जाऊंगा तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अगर 40 कॉमन टर्म बोलूंगा तो ये 39 होगा। आप 41 सोचो जरा, 41 में क्या बनेगा, ये 40, 40 इंटू 6 कितना हो गया 200, 240 प्लस 23 263। अब 263 तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे जो टर्म्स अलाउड है वो सिर्फ 259 तक अलाउड है, और चूंकि मेरा कॉमन रेशियो 6 है, इसके 6 पहले अगर आप चले जाओ, इसके 6 पहले आप चले जाओ तो आपको मिलेगा 257, ये अलाउड है कि नहीं। तो नंबर ऑफ टर्म्स 41 ना होकर 40 ही है, क्योंकि जब 40 लोगे तो यहां 39 लिखा जाएगा, वही ना a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब मुझे यहां 39 लिखना होगा तो यहां टर्म 40 होंगे, तो 40 आंसर होगा। अच्छा सवाल है, ठीक है अंकित जी, क्लास के बाद में आपकी बात सुनूंगा मैं, अभी नहीं, ठीक है। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे कॉमन टर्म वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि डी बिकम्स d1 इंटू डी 2, रैंडमली नहीं खोजना है बैठ के, इट्स देयर इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, 257 माइनस 23 बटे 6 प्लस 1 करके भी सॉल्व कर लेंगे। 257 कैसे निकालोगे विशु, आप कैसे निकालोगे 257, दैट्स माय क्वेश्चन फर्स्ट। हाउ डू यू नो कि 257 ही आखिरी टर्म है जो इन दोनों की सीरीज का कॉमन टर्म है लास्ट, कैसे निकाला आपने वो? ऑलराइट, कर सकते हो अगर आप इन दोनों सीरीज के आखिरी टर्म को देखो तो, कि यहां 259 है यहां 260 है, तो कॉमन रेशियो जब मैं खोजने जाऊंगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें 3 कम करेंगे, इसमें 2 कम करेंगे, इस सीरीज में तो 257 मिलेगा, इसमें 3 कम करेंगे तो 257 मिलेगा, इसलिए आखिरी टर्म 257 कॉमन है। अगर आप ये ऑब्जर्व कर पाए, इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस देन यस यू कैन टेक दैट रूट। बट हर सवाल में इतना ऑब्वियस होता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आखिरी कॉमन टर्म ऐसे दिख जाएगा आपको। देयरफॉर ये अप्रोच मोर रियलिस्टिक अप्रोच है फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहां तो ठीक है आपको दिख गया कि आपने यहाँ 2 कम कर लिया, यहाँ 3 कम कर लिया, पिछला टर्म मैच कर गया, बट इट विल नेवर हैपन लाइक दैट। इन सम ऑफ द क्वेश्चन ये दोनों टर्म बहुत दूर दूर हो सकते हैं। तो आई एम नॉट डिनाइंग कि दिस विल नॉट वर्क हियर, इट कैन। 257 आपने ये देख लिया तो आप कह लो 257 माइनस 23 बटे कॉमन डिफरेंस 6 प्लस 1 कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 30 40 आ जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। ये अप्रोच इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगाना ठीक क्यों नहीं ठीक है? अगर आप आखिरी टर्म देख पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आपको आखिरी टर्म देखने में ही बहुत वक्त लग जाए तो ठीक नहीं है।
लेकिन अगर आखिरी टर्म आप देख पा रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने पहला टर्म देखा, अगर आप आखिरी टर्म देख पा रहे हैं कि ये कॉमन टर्म आखिरी वाला है तो ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपको बताइए 6 होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ये सवाल करो। इन सारे sum of all the common terms between the given series S1 and S2। सेम प्रकार का प्रश्न है, सारे कॉमन टर्म्स का यहां आपको सम निकालना है। तो लेट्स सी, क्या हम फर्स्ट और लास्ट कॉमन टर्म देख, देखो ये तो क्लियर हो गया कि ये 7 आया, ये 9 7 16 आया, 7 4 11 आया, 11 4 15 आया। तो एक सीरीज का कॉमन डिफरेंस 7 है, दूसरी सीरीज का कॉमन डिफरेंस 4 है, तो जो कंबाइंड सीरीज बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस 28 होगा। ये क्लियर हो गया। पहला टर्म खोजना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत है बट दिख जाएगा, क्योंकि यहां पर 23 बनेगा, 16 7 23, यहाँ ये 15 4 19, 19 4 23, 23 कॉमन डिफरेंस दिख गया। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 23, मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया 28, राइट। नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि ये जो 632 है, अब यहां लास्ट टर्म का थोड़ा मामला फंसेगा, बट कॉमन डिफरेंस 4 है तो पता तो लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं लगाया जा सकता है। जैसे 632 है, गौर से देखना आप, इसमें अगर मुझे 4 4 का कॉमन डिफरेंस है, मैं 4 4 कम करूं तो मैं 100 सीधे कम कर सकता हूं, तो मैं 643 तक पहुंच जाऊंगा। कॉमन लाना है तो 632 के नीचे आना है। मैं इसमें 4 3 12 और कम कर सकता हूं, ये मुझे 631 दे देगा। तो यहां 632, यहां 631। अब वापस चल के देखो कि क्या आखिरी कॉमन टर्म आप निकाल सकते हो। ये बनेगा 625। यहां देखो, 4 कम करोगे 27 आएगा, 4 कम करोगे 23 आएगा। अभी तक तो बात नहीं बनी। अब देखो यहां थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, इट इज टेकिंग मोर टाइम। 618, 7 कम किया तो यहां फर्दर आपने 4 कम किया 619, इतना आसानी से तो नहीं पता चल पा रहा है। फिर से 7 कम किया 611, बट यहां 8 कम करोगे तो 611 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली 611 आपको आखिरी टर्म मिल जाएगा, बट मल्टीपल इटरेशंस आर रिक्वायर्ड। ओके, सो द अदर वे वुड हैव बीन टू थिंक लाइक दिस कि मेरा पहला टर्म 23 है और मुझे पता है कि मुझे किसी भी प्रकार से 28 का कॉमन डिफरेंस लेना है, और ये n-1 है। अब मैं दिखाता हूं आपको तरीका। और ये वैल्यू मैं 632 से बड़ी तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 632 इन दोनों में छोटा वैल्यू है। लेट मी शो यू कैसे जल्दी निकाल सकते हो आप इसको। आप 632 को लास्ट टर्म मान लो, तो आप कहोगे n-1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 632, मतलब वही लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस 28। और अगर आप यहां से डिवाइड करेंगे इसको तो ये मिलेगा आपको 609 बटे 28, 28 दूनी 56, 4 21.xx, यानी ये वैल्यू 21 से थोड़ा अधिक है। यानी अगर मैं परफेक्ट इंटीजर की बात करूं तो 21 तक ही जाएगा, तो n की वैल्यू मैं 22 ले सकता हूं। n-1 21 जाएगा, दशमलव के तो कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो वही टर्म पकड़ना है यार जो कॉमन टर्म बने। सो इट्स गोइंग टू बी सिंपली नंबर ऑफ टर्म्स 22। ये बैक हॉपिंग करके ना आपको डिफिकल्टी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम हियर। पिछले सवाल में आसान था, यहाँ आसान नहीं, 611 तक जाना, तुम शुरू करके फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बट यहाँ क्लियर है कि 632 परफेक्ट मल्टीपल नहीं आएगा, लेकिन अगर 21 दशमलव कुछ कुछ है तो मैं कुछ कुछ हटा सकता हूँ। 21 22 टर्म हो गए मेरे। अब 22 टर्म हो गए तो मैं निकाल लेता हूँ यार, नंबर ऑफ टर्म 22 बटे 2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी इज 28। ये सॉल्व करना है मुझे। ये हो गया 11 इंटू 46 प्लस 560 और 28 588, 12 और 34, 634 हो गया। ये कितना आएगा आपका? 6974 आ जाएगा। ये 6340 प्लस 634। अच्छा सवाल है, इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। तो इसको देख लेना, बाकी कल करेंगे यार अब, ठीक है। मेरा डाउट है कि पड़ोसी बहुत जलते हैं कि इतनी पढ़ाई क्यों करती हूँ, जासूसी करती कि कब उठी है। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो यार? चलिए करने दो, उनका काम है। व्हाई आर यू सो स्ट्रेस्ड अबाउट देम, राइट? व्हाई यू आर गिविंग देम सो मच प्रायोरिटी इन योर लाइफ? Let them do what they want. And it's a good thing if they are doing jasusi. That means they feel that you have the potential to do something. Let them do that. Okay? They are giving you importance. Why you are worried about it? ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कौन सा स्ट्रेस हो रहा है आपको यार? तो बहुत अच्छी बात है। सम पीपल, वी ऑल आर सीकिंग अटेंशन ना। हम तो यार यही लगता है, हम लोग अटेंशन ही तो सीख करते हैं। कोई आके हमारी तारीफ कर दे, कपड़े की तारीफ कर दे, कितना अच्छा कपड़ा पहना दे। वी ऑल आर अटेंशन सीकर्स, राइट? गुड थिंग समबडी इज गिविंग अटेंशन, अच्छी बात है ना। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? आप इतना ध्यान मत दो उस पर, अगर आपको प्रॉब्लम है तो।
करने दो उनको जो करना है, ये तो कोई प्रॉब्लम मुझे नजर ही नहीं आ रही, इट्स वेरी गुड। हाँ जी, सोया जी कह रहे हैं सर मैं अपनी मैथ्स कहाँ से स्टार्ट करूं, आपकी क्लास मैंने बीच में ज्वाइन किया, मुझे समझ नहीं आता है। नहीं, कुछ बीच से आपने ज्वाइन नहीं किया। आप चाहो तो ट्रिगो से शुरू कर लो, उसकी रिकॉर्डिंग देखना शुरू कर दो, या आप अभी ज्योमेट्री का नया मॉड्यूल शुरू होगा, आप वहां से करना शुरू कर दो। अरिथमेटिक का मॉड्यूल आप वीओडी चाहो तो कर सकते हो, या लाइव भी होगा बाद में तो लाइव कर लेना आप, इट्स अप टू यू। तो कुछ बीच से नहीं है, आप एक टॉपिक पकड़ो, वहां से आप एडवांस में तो सारे टॉपिक इंडिपेंडेंट है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो कोई भी पिक कर लो टॉपिक। आज वाली क्लास सिंप्लीफिकेशन की पहले 2 क्लास हो चुकी है, 2-3, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस महसूस होगा। बट अदरवाइज आप कोई भी टॉपिक एडवांस मैथ का उठा के पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ज्योमेट्री शुरू होगी अभी 2-3 क्लास के बाद, तो आप ज्योमेट्री से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन में बहुत टाइम लगता है। कौन सा डेसिमल मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम? ठीक है, कौन सा है? सवाल जब करते हैं हम तो देखा करो कैलकुलेशन कैसे होती है। बाकी बहुत सारा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा मेंसुरेशन में आएगा। ठीक है, तो वहां भी देख लेना, इतना इतना लोड मत लो इन सब चीजों का, और बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो करते रहो। अननेसेसरी डेसिमल मल्टीप्लाई मत करो कि तुम 15.732 इंटू 14.385 कर रहे हो, तब तो टाइम लगेगा ही, क्यों जरूरत है उसकी। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, जब बनता है तो ठीक रहता है, जब बनना बंद हो जाता है तब फिर से बनाने का मन नहीं करता, क्या करें? देखो ऐसा बेटा, जब सवाल तुमसे नहीं बनता है ना, तो वहीं तुम्हें समझना है ये एलो है। एलो का मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटी है यार। ये सवाल नहीं बन रहा है तो कुछ तो कमी है, अभी इंप्रूव करना है, तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है। और वहीं तुम घबरा के छोड़ दे रहे हो, अरे वहीं तो काम करने की जरूरत है ना, देखो क्यों नहीं बन रहा है, क्या इंप्रूव करना है। तो दिस इज वेयर यू गेट ए हिंट ऑफ अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो जब आपकी सिचुएशन कंफर्टेबल है, यानी सवाल बनता जा रहा है, तो आपको मजा आ रहा है, तो सबको यही होता है। अननोन टेरिटरी में तो प्रॉब्लम होती है, जहां रुकावटें आती हैं वही लोग रुक जाते हैं, वही तो रुकना नहीं है, वही तो आगे बढ़ते रहना है। डोंट वरी यार, ठीक है, डोंट वरी प्लीज, जस्ट कीप डूइंग, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। ब्रेन को समझो तुम, ब्रेन क्या करता है, ब्रेन वो कार्य नहीं करना चाहता जहां उसको दिक्कत हो, बस। तो ये तुम्हारे ब्रेन की ट्रिक्स है कि जब सवाल नहीं बना तो कहता छोड़ो यार, क्या स्ट्रेस लेना है। वो ऑप्टिमाइज कर रहा है तुम्हारे सर्वाइवल के लिए कि क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, छोड़ो, नहीं बन रहा है। बट वहीं आपको लग रहा है क्योंकि आपको पता है कोई भी बड़ी चीज बिना पेन के प्रोसेस से नहीं गुजरती है, तो यू हैव टू इंप्रूव ऑन दैट। कोई बच्चा कह रहा है रिकॉर्डिंग डाउनलोडिंग इशू आ रहा है, बेटा मैं टीम को अपडेट कर दूंगा, दे विल फाइंड आउट कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी कल शाम को मिलो, ठीक है, 6 बजे, तब तक अपना ख्याल रखो, थैंक यू।